हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे की रचना मैं क्यों लिखता हूं के प्रश्न उत्तर के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मैं क्यों लिखता हूं अध्याय को अच्छे से समझ लिया है और साथ ही यह जो अध्याय है वह क्या है, एक प्रश्न है जो लेखक स्वयं से करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मैं क्यों लिखता हूं का प्रश्न उत्तर, साथ ही इसे हम अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाए उसका उत्तर हम सरल शब्दों में अच्छे से लिख पाएं। तो पहला प्रश्न देखिए, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो देखिए क्यों करती है इसका जवाब हमें देना है। तो प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि जो भी घटना सामने घटित होती है, और अनुभूति यानी हम जिस घटना के बारे में कल्पना करते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वह कल्पना जो है वह मन में बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करती है। तो इसीलिए अनुभूति जो है वह प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। चलिए इसका उत्तर भी जान लें। तो यहाँ देखिए, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती। कृतिकार शब्द का अर्थ हमें कमेंट में आप बताएं। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। अब देखिए, जब हमारे मन में भावनाएं जागृत होती हैं तो वो भावनाएं हमें क्या करती हैं, लिखने के लिए विवश करती है, और इसी व्यवस्था बस हम क्या करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, यानी उस चीज़ को लिखते हैं। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है और स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो यहाँ देखिए, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा भी किया। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को भी झुलसा दिया, इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बना। तो कहानी में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक वह पत्थर को देखते हैं और उस पत्थर पे उस मानव का जो चित्र उकेरा गया था, तो उसको देख करके लेखक का मन जो है, लेखक का जो हृदय है वो अंदर से क्या हो गया था, बहुत ही द्रवित हो गया था और उस चित्र ने उनको झकझोर दिया था। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लेखक जो थे वह भी हिरोशिमा के विस्फोट के भोक्ता बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिए, जब वह हिरोशिमा गए और जब वहाँ की घटनाओं को देखा तो वो सारी चीज़ें लेखक को लिखने के लिए क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। उत्तर देख लीजिए, किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करती है। अब यहाँ देखिए, लेखक जो हैं वह कुछ बातें अपने मन से भी लिखते हैं, लेकिन उनके लिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हों इसलिए लिख रहे हों। दूसरा है वह आंतरिक व्यवस्था भी हो सकती है। तीसरा, कुछ लोग प्रसिद्धि पाने के लिए लिखते हैं, कुछ संपादक व
प्रकाशक के आग्रह पर लिखते हैं। तो लिखने की कई व्यवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, दूसरा है मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था कहने का अर्थ है बच्चों, इंसान अंदर से विवश हो जाता है किसी चीज को लिखने के लिए, तो यह कहलाती है उसकी आंतरिक व्यवस्था। रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने या करने का प्रयास भी करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण होता है। जब तक हम अंदर से प्रेरित ना हो किसी भी चीज को लिखने के लिए, तब तक हम उस चीज को अच्छे से नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी भी रचनाकार को लिखने के लिए सबसे पहले आत्मानुभूति होनी चाहिए, यानी स्वयं के मन से लिखने के लिए उसके अंदर एक लालसा जगनी चाहिए, तभी वह लिख सकता है, या वह किसी के दबाव में लिख सकता है। अब वो दबाव कौन कौन सा है, तो देखिए, या तो वह आर्थिक लाभ की आकांक्षा से लिख सकता है, यानी पैसा कमाने के लिए। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां, समाज की परिस्थितियों को देख करके लिख सकता है। तीसरा है संपादक का आग्रह, और चौथा है विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे। अब देखिए, कह रहा है कि जो इंसान अपने मन से ना लिख करके किसी के दबाव की वजह से लिखता है, तो क्या उसके द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं वह सिर्फ उसे ही प्रभावित करती हैं या दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। तो देखिए इसका उत्तर, बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र में कलाकार हो सबको समान रूप से प्रभावित करता है। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इस पर निर्देशन का दबाव होता है। अब देखिए, उस पर निर्देशक का दबाव होता है और उसी दबाव के कारण वह अभिनय करते हैं। तो जो इंसान खुल करके अभिनय करता है उसका एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है, और जो दबाव में करता है उसका एक अलग ही होता है। दूसरा देखिए, गायक या गायिका, इस पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। तीसरा है मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छा या पसंद का दबाव होता है कि हमें भाई ऐसा चाहिए मूर्ति, आपको ऐसा ही बनाना है, अगर आपने मूर्ति ऐसी नहीं बनाई तो हम नहीं लेंगे। तो उस पर क्या है, ग्राहकों का दबाव है, अब उसे वैसा बनाना ही होगा, नहीं तो उसका व्यवसाय ही नहीं चलेगा। चौथा है चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव होता है। तो जैसे मूर्तिकार पे होता है वैसे चित्रकार पे भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, हिरोशिमा में जो भी घटनाएं घटी थी और जब लेखक वहाँ घूमने गए थे और इन सारी चीज़ों को देखा था, उनका अंतः मन और बाह्य दोनों क्या था, उन सभी चीज़ों को देख करके बहुत ही द्रवित हो गया था और वह उस चीज़ को लिखने के लिए प्रेरित हो उठे थे। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक जापान घूमने गया था, तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा की पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों पर दबाव का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है। तो देखिए, विज्ञान क्या है, विज्ञान अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है। अगर हम परमाणु बम बना रहे हैं, बहुत सारे हथियार बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये हमारे लिए क्या है,
एक विनाशक के रूप में भी काम कर रहा है। तो जहाँ तक ये हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं ये हमारा विनाश भी कर सकता है। अब देखिए इसका उत्तर। हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है, पर हम मनुष्यों द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया। दूसरा है, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। तो देखा बच्चों, विज्ञान जहां हमारे लिए क्या करता है, चीज़ों को सुगम बना देता है। हवाई जहाज बना, जहां हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता था, वहां हवाई जहाज से हम 1 घंटे या आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। जहां यह हमारे लिए वरदान साबित हुआ, वहीं यह हमारे लिए एक अभिशाप भी है। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, गर्भ में जो बेबी पल रहा होता है, वह उसके बारे में पहले ही जान लेते हैं कि बेबी जो है वह गर्ल है या बॉय, और फिर क्या करते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, यानी गर्ल बेबी को वह भ्रूण के अंदर ही मार देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विज्ञान क्या साबित हो रहा है, यहाँ पे विज्ञान हमारे लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। तो बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि 10th का पेपर बहुत ही नज़दीक है। हमारा वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। आप सभी का धन्यवाद।